नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए सुपरफास्ट खबरें। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी, जिसमें प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये ऐलान किया है। इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, अशोक गहलोत समेत बड़े नेता शामिल थे। बैठक में पार्टी को लेकर कई फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें ये ऐलान किया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही गई है। खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने के बाद स्टीयरिंग कमेटी की ये पहली बैठक थी। मीटिंग के बाद बताया गया कि 26 जनवरी के करीब भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुंचेगी। इसके बाद 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर यात्रा, जिला स्तर पर अधिवेशन और राज्य के स्तर पर अधिवेशन किया जाएगा, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का संदेश और मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। खड़गे समेत पार्टी के सभी बड़े नेता इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि प्रियंका गांधी हर राज्य में महिला मार्च का नेतृत्व करेंगी। राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल के बीच अब राज्य में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा के साथ आज रात झालावाड़ में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मतभेद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ गहलोत पायलट गुटों में खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ अब और सियासी बवाल बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। यात्रा की एंट्री से पहले राज्य में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। एंट्री पॉइंट पर राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट की तस्वीरों के पोस्टर नजर आने लगे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वह जमकर राहुल गांधी की इस यात्रा का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह यात्रा लगभग 15 दिन तक राजस्थान में रहेगी और कुल 7 जिलों को कवर करेगी। राजस्थान में कुल 520 किलोमीटर तक यह यात्रा जाएगी। राजस्थान के सीकर में शनिवार को दिन दहाड़े हुए राजू ठेहट हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों को झुंझुनू के गुड़ा गांव से पकड़ा गया है। आरोपी पिछले 1 महीने से हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं इस मामले में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। गैंगस्टर राजू की हत्या के बाद प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ था। पुलिस के खिलाफ सीकर में नारे भी लगने लगे थे और विधायक मुकेश धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने कल ही दावा किया था कि सभी आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। ठीक 24 घंटे के भीतर सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 5 में 3 हरियाणा के भिवानी जिले के और 2 सीकर के रहने वाले हैं। बात गोरखपुर की करेंगे। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा 90वां संस्थापक सप्ताह समारोह का आयोजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संस्थापक सप्ताह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो 10 दिसंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में 12,000 छात्र छात्राओं तथा 2500 शिक्षक कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उसका समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जनता दरबार में करीब 200 फरियादियों ने अपनी समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उधर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मूल के लिए बनाई गई कमेटी का कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कमेटी के द्वारा राज्य भर में विभिन्न जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें गठित कमेटी जनता से सुझाव लेने का काम कर रही है।
सीएम धामी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कमेटी का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है उस कार्यकाल के खत्म होने से पहले कमेटी इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लेगी। समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद दोनों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद अब प्लॉट पर कब्जा और आगजनी के मामले को लेकर कानपुर पुलिस ने साक्ष्य भी जुटा लिए हैं। संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान द्वारा किए गए अपराध का आरोप है, उसके संबंध में पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए हैं। उन्होंने बताया कि अन्य लोगों ने विधायक के खिलाफ जो प्रार्थना पत्र दिए हैं उसके लिए पुलिस की अलग से एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी सभी मामलों की जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करेगी। उधर गाजीपुर में युवती को शादी का झांसा देकर रेप और उसका अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है। एसपी कार्यालय में एसपी के शिकायत करने पहुंची एसपी से पीड़िता ने आरोप लगाया कि 2021 में प्रदीप चौधरी नाम का युवक शादी का झांसा देकर पहले रेप किया और उसके बाद उसका वीडियो बना लिया। आरोपी अब शादी करने से इनकार कर रहा है। एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत मिली है और आरोपी जमानत पर है और आरोपी की जमानत रद्द करके गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। उधर कौशाम्बी जिले में रिश्तेदार ने ही शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया है। इस तरह का मामला सामने आया है। युवती के मुताबिक जब उसने शादी का दबाव बनाया तो युवक मुकर गया। पीड़िता का आरोप है कि युवक के परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी गई तो वो मारपीट करने लगे। पीड़िता ने इसकी शिकायत कोतवाली में की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव से मिलकर शिकायती पत्र दिया है। एसपी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी युवक सहित परिवार के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात मथुरा की करेंगे। मथुरा में एसएसपी के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 320 पेटी अवैध शराब की बरामद की है। बाजार में इसकी कीमत करीब 24 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अवैध शराब के साथ नेपाल मूल के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पहले भी अवैध शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। आरोपी हरियाणा से अवैध शराब लाकर उसे बिहार, झारखंड में बेचा करता था। उधर कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र के पुलिस चेक पोस्ट के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के नाम रहमान और फखरुद्दीन बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार बदमाश रहमान पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित है। बदमाशों के कब्जे से अवैध कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। उधर फतेहपुर जिले की बकेवर थाना क्षेत्र के जरारा गांव में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी महिला और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के मुताबिक उसका पति शराब पीकर आए दिन उसके साथ मारपीट किया करता था, जिससे परेशान होकर उसने अपने पति की हत्या कर दी। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के जरारा गाँव में माँ बेटे ने मिलकर चाकू से गोदकर सुजीत कुमार की हत्या कर दी। मां बेटे का गिरफ्तार करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया गया है। बात हमीरपुर की करेंगे। हमीरपुर के राट कोतवाली इलाके के धनौरी के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में आज भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में महिला सहित 4 की जान चली गई। यह हादसा 2 गाड़ियों की टक्कर से हुआ। हादसे में 2 गंभीर घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। भीषण सड़क हादसे में दोनों वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। उधर महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के पसवारा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर 5 साल की बच्ची की जान चली गई है। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। यूपी के कौशाम्बी जिले में शादी में शामिल होकर घर वापस जा रहे बाइक सवारों की बाइक ने दूसरी बाइक से इस दौरान भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मृत्यु हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है।
पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र के माधोपुर गांव में 10 साल की नाबालिग बच्ची की हत्या का मामला सामने आया। इस दौरान बच्ची तड़पती रही और लोग वीडियो बनाते रहे। बीते दिन खेत में मासूम बच्ची तड़पती मिली। चाकू से मासूम बच्ची की हत्या की गई थी। बात गाजियाबाद की करेंगे। गाजियाबाद में पत्नी ने पति की हत्या कर वारदात को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन उसके बच्चों ने पुलिस के सामने सच्चाई बयां कर दी और उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। उसने जोर जोर से रोने का नाटक करते हुए पुलिस से कहा कि पति ने फांसी लगाकर जान दी है, जो कि बच्चों ने बताया कि मम्मी पापा का झगड़ा हुआ था और वो कह रही थी कि उनके मुंह में गुटखा फंस गया है, उसे निकाल रही हैं। शक होने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो नर्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने जांच में पाया कि पति और पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, कई बार झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर पत्नी ने अपने पति के सोते हुए मुंह में चादर ठूस दी। इसके बाद तकिया रखकर मुंह दबाया, जिसकी वजह से उसके पति की जान चली गई। इधर बस्ती जिले में लगातार शव मिलने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला नेशनल हाईवे से सामने आया है। यहां 27 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के सिर पर चोट के निशान है। हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नेशनल हाईवे के किनारे अंधेरे में अपराधियों का जमावड़ा लगा रहता है। जोगिया थाना क्षेत्र के पास भीषण सड़क हादसे में अनियंत्रित पिकअप और टेम्पो में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई है। स्थानीय लोगों ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही थी मासूम बच्ची को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया है। सड़क हादसा देख मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान ये लोग हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया, लेकिन घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बात औरैया की करेंगे, जहां के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 पावर हाउस के पास तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई है। हादसे में कार सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी अजीतमल इलाज के लिए भेजा। 2 लोगों को गंभीर हालत में देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सैफई के पीजीआई रेफर कर दिया है। इधर हमीरपुर में NH 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद ट्रक सवार मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। महोबा जिले में तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने 5 वर्ष की मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बच्ची की मौत हो जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। 3 घंटे तक जाम लगा होने के कारण बड़ी संख्या में वाहन फंसे रहे। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर और सीओ सहित 3 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां ग्रामीणों को समझाकर किसी तरीके से जाम को खुलवाया गया। इधर हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के रमेडी इलाके में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महोबा के श्रीनगर कोतवाली के कानपुर सागर हाईवे स्थित बरा गांव के पास मारुति वैन में आग लग गई। गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद भी दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। श्रीनगर से महोबा की तरफ ये वैन आ रही थी। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के घंटाघर चौराहे पर नशेबाज युवक ने सड़क के बीचों बीच हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। इस दौरान नशे की हालत में युवक ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए गाड़ियों के आगे लेटने की वो कोशिश कर रहा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति को लाखों रुपए के लिए ब्लैकमेल किया गया है, उसकी शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस इस पूरे मामले में आगे जांच की कार्रवाई कर रही है।
यूपी के कौशाम्बी जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है जो बिना डिग्री अस्पताल और क्लिनिक चला रही हैं। ये डॉक्टर इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी बचाने के बजाय मुश्किल में डाल रहे हैं। ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों पर शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर 5 अस्पतालों को सीज कर दिया, साथ ही 2 को नोटिस दिया है। स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालकों और झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। नोडल अधिकारी बनाए गए डॉक्टर कुश शर्मा ने बताया कि जिले में अवैध अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जिसमें किसी के पास फार्मासिस्ट की डिग्री है, किसी के पास फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री है, किसी के पास कोई डिग्री ही नहीं। महोबा में समाधान दिवस रस्म अदायगी बनते जा रहे हैं। अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित होने वाले समाधान दिवस में लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस में 17 बार लिखित प्रार्थना पत्र देने के बाद भी एक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पीड़ित अधिकारियों को तहसील में आयोजित समाधान दिवस के दौरान बार बार लिखित शिकायत कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने की शिकायत कर रहा है और इस योजना में हो रहे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की परतों को भी खोल रहा है। इसके बावजूद भी उसे आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इधर सहारनपुर में अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर के महामंत्री रणबीर सिंह राठौर एडवोकेट ने बताया कि 42 साल से लगातार पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया। महाराजगंज के सोनोली में भारत नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने सेना के लिए सप्लाई होने वाली शराब की खेप बरामद की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक नेपाली सहित आरोपियों से दिल्ली में बनी 280 शराब की बोतल बरामद की है। शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। अयोध्या में रामलला मार्ग पर बिल्डिंग लागू होगी, इसके लिए नगर निगम बोर्ड ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया है और सीबी कुकरेजा कंपनी ने इसे 2047 महायोजना में शामिल किया है। कोशिश है कि अयोध्या आने वाले लोगों को अलग तरह का अनुभव मिल सके। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इसे तेजी से किया जा रहा है। वहीं विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह के मुताबिक रामपथ, राम जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ, इनमें से किसी भी मार्ग से पर्यटक अथवा श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने जाएं तो उसे अलग तरह का अनुभव हो। इसके लिए तीनों मार्गों और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास के भवन एक जैसे नजर आएंगे। बरेली से बहेड़ी के लिए रोजाना डग्गामार वाहन चलते हैं। डग्गामार वाहनों की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। इन डग्गामार वाहनों की वजह से रोडवेज को लाखों का नुकसान हो रहा है। दिन भर थानों के सामने से होकर गुजरती डग्गामार वाहन पर इसके बावजूद पुलिस और संभागीय परिवहन विभाग के अफसर खामोश हैं। अयोध्या के हैदरगंज क्षेत्र में चल रही जया किशोरी की भागवत में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। इस दौरान अपार भीड़ यहां पर पहुंची हुई थी। इस 7 दिवसीय भागवत कथा आयोजन के 5वें दिन भक्तों ने भाव विभोर होकर जया किशोरी की कथा का आनंद उठाया। बांदा में शासन के आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। शासन ने 30 नवंबर तक राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद बांदा से 5 किलोमीटर दूर इंदिरा पूर्वा मार्ग अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक यह सड़क 3 वर्ष पहले बनी थी, अभी तक गड्ढा मुक्त लेकिन नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरक्षण पर पेश हुए विधेयक पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण के प्रति कांग्रेस की नीयत में खोट है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके कई प्रमाण मौजूद हैं। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पहले से लागू 58% आरक्षण बचा नहीं पाई। आरक्षण के प्रति बदनीयती की वजह से कोर्ट में पैरवी के लिए वकील तक नहीं भेजे।
पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनने के लिए कांग्रेस ने स्वयं अपने आदमी को भेजा और जब पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर रोक लगी तब उस व्यक्ति की ताजपोशी हुई और उसे कबीर शोध पीठ का अध्यक्ष बनाया। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासी समाज का आरक्षण छीनने वालों को एक प्रमुख आयोग का अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस सरकार के ही दिग्गज मंत्री कवासी लखमा ने इस बात को स्वीकार किया। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित किया है और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि सावित्री मंडावी पूर्व विधायक व छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष दिवंगत मनोज सिंह मंडावी की पत्नी है, जो उनके और विधानसभा की जनता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षक के पद से त्यागपत्र देकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। मनोज मंडावी के विकास कार्यों को पूरा करने उनकी पत्नी सावित्री मंडावी ने अब बीड़ा उठाया है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चारामा में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के समर्थन में भव्य रोड शो किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राम जानकी मंदिर चौक से विशाल मोटरसाइकिल रैली निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत किया। उनकी रैली समता रंगमंच से पंडित दीनदयाल चौक सदर बाजार होते हुए डॉक्टर रमन सिंह की रैली भगवान बिरसा मुंडा चौक पहुंची। डॉक्टर रमन सिंह ने भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम किया। यहां से रैली कोरड़ चौक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। रैली में उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं बिलासपुर सांसद अरुण साव ने लखनपुरी और इस दौरान भारी गांव में जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को आशीर्वाद देने की सभी से अपील की है। बाइक रैली और जनसंपर्क के बाद सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि एक ओर आज सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े दिख रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई पर प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसी भ्रष्ट भूपेश सरकार के खिलाफ वोट देकर सरकार को सबक सिखाएं। रायपुर में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की बैठक हुई। बैठक में अकादमी और शोध पीठ के अध्यक्ष एवं सदस्य विशेष रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष और संस्कृति मंत्री भगत परिषद के उपाध्यक्ष हैं। मंत्री भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट पूर्व तैयारियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में किए गए कार्यों तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए जाने वाले कार्य योजनाओं के संबंध में बिंदुवार चर्चा की गई। बैठक में अकादमी और शोध पीठ के अध्यक्षों व सदस्यों ने कला संस्कृति की अलग अलग विधाओं को संरक्षित करने, उनके विकास, नए शोध के संबंध में अपने अपने कार्य योजनाओं को पेश किया। मंत्री भगत ने संस्कृति विभाग का एक अलग लोगो तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी 10 दिसंबर तक जिले की नई कार्यकारिणी कार्य समिति के अलावा प्रदेश के सभी मोर्चे की टीम का भी गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि 5 और 6 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय टीम की बैठक के बाद आगामी 10 दिसंबर तक इन तमाम बातों से पर्दा उठ जाएगा कि बीजेपी की जनपद स्तरीय कार्य समिति और प्रदेश के सभी मोर्चे पर किन किन को जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। उधर विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने मदरसों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने देवभूमि में अवैध मदरसों को बंद करने की मांग की है। उत्तराखंड सरकार के धर्मांतरण कानून का स्वागत करते हुए साध्वी
ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। दरअसल उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून में बदलाव करके धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल की सजा और 50,000 तक के जुर्माने की सजा तय की गई है। बात हरिद्वार की करेंगे। हरिद्वार सिरकुल थाना क्षेत्र के हेतमपुर गांव में एक सिरफिरे ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका पर सरिये से ताबड़तोड़ हमला किया है। हमले में महिला बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।